यहाँ इस एपिसोड में हम आपको ये जो श्रृंखला चल रही है वायरस बॉर्न डिजीजेस की, तो उसमें हम आज का जो मेरा टॉपिक होगा इबोला वायरस। ये वायरस करता क्या है? यह एक बहुत ही घातक संक्रामक बीमारी फैलाता है। इसके इन्फेक्शन से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसके कारण में बताया गया कि इबोला वायरस, यह जो घातक संक्रामक बीमारी होती है, इसका कारण क्या है? इबोला वायरस। अगर इबोला वायरस ना हो तो एक घातक संक्रामक बीमारी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है 2 से 21 दिन, यानी इसके एंट्री करने के 2 दिन बाद लक्षण आने शुरू हो सकते हैं या 21 दिन बीतते बीतते तो अवश्य आ जाएंगे। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? यानी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कैसे पहुंचते हैं? तो पहला कारण जो बताया गया, जानवर से मनुष्यों में। यदि कुछ ऐसे प्राणी हैं, कुछ ऐसे पशु हैं, जानवर हैं जो अगर इससे ऑलरेडी संक्रमित हैं और उनके संपर्क में यदि मनुष्य आता है तो उसके अंदर ये वायरस पहुंच सकता है और उस हेल्दी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ये जानवर कौन कौन से मुख्य रूप से हैं? तो ये चिंपांजी है, गुरिल्ला है, बंदर है, और इस ग्रुप में जो और भी बहुत सारे प्राणी आते हैं, उन सभी के द्वारा ये एक हेल्दी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसके ब्लड या ऑर्गन या इनके सिक्रीशन के संपर्क में जब व्यक्ति आता है, उसके टच में होता है, तो ये इबोला के वायरस उस संक्रमित जानवर से या पशु से एक हेल्दी व्यक्ति में एंट्री कर जाते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। दूसरा जो कारण बताया गया, मैन टू मैन, यानी एक व्यक्ति अगर संक्रमित है तो फिर दूसरा हेल्दी व्यक्ति कैसे इसे संक्रमित हो सकता है? तो इसमें बताया गया कि ब्लड, शरीर के अन्य स्राव, संक्रमित वस्तुओं से इत्यादि। यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है और हमें पता नहीं है, तो वो जिन वस्तुओं का यूज करता है, जैसे गाड़ी है, कलम है, पेन है, बिस्तरा है, लिखने कॉपी है, किताब, बहुत सारी वस्तुएं जो उसके टच में है, उनको यूज करता है, तो उसके द्वारा ये जो इबोला वायरस है दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचकर उसको इन्फेक्ट कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो इसके फैलने के तरीका के बारे में बताया गया कि कैसे फैलता है। तो ये मुख्य रूप से तो ये जानवरों से मनुष्यों में आता है, और दूसरा जब व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो संक्रमित व्यक्ति ही माध्यम बन जाता है एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ करने के लिए। इसका जो क्लिनिकल फीचर बताया गया, इसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, तो इसमें ढेर सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। जैसे क्या होगा? फीवर होगा। व्यक्ति जो संक्रमित है आपके पास इलाज के लिए आपके क्लिनिक में आएगा तो बताएगा कि मुझे बुखार हो गया, फिर गले में शोर हो गया, घाव हो गया, फिर डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत की अनुभूति होने लगी, फटीग होने लगा, मतलब थक जाना, छोटा मोटा काम करके भी वो काफी थकान की फीलिंग करने लगता है। डिस्फेगिया, मतलब कोई चूंकि उसके गले में इन्फेक्शन है, शोर थ्रोट की प्रॉब्लम ऑलरेडी वो झेल रहा है, तो उसे वस्तुओं को निगलने में दिक्कत तो होगी। तो उसी प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं, टर्म देते हैं डिस्फेगिया, यानी डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग, निगलने में कठिनाई। और क्या दिक्कतें होगी? तो उसको जबरदस्त हेडेक होगा। और क्या मिलेगा? स्किन रैशेस, उसके पूरे बॉडी पर छोटे छोटे दाने दिखने लगेंगे। और क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, उसके थोरेसिक रीजन में दर्द की अनुभूति होगी। डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है और मालजिया की प्रॉब्लम होगी, मतलब उसके मसल्स में दर्द की अनुभूति होगी, नासिया होगी,
बलगम में रक्त होगा। वो जो स्पुटम खांसने के बाद जो म्यूकस बाहर निकलता है उसको आप मार्क करेंगे तो उसमें ब्लड के छींटे मिलेंगे। और क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, उसे भूख का अभाव हो जाएगा, उसे भूख नहीं लगेगी, खाने में रुचि हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, उसे काफी वीकनेस की फीलिंग होगी। और जो आखिरी जबरदस्त लक्षण बताया गया है वो है मल में रक्त, यानी ब्लडी स्टूल। जब वो स्टूल करता है तो उसके मल में ब्लड देखा जाता है। तो देखिए बहुत सारे लक्षणों को ये पैदा करता है इबोला का इन्फेक्शन। तो ये सारे लक्षण अगर एक व्यक्ति में हो जाए तो उसकी जान लेने के लिए काफी है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद प्रिवेंशन हर चीज का, चाहे वो कितना भी खतरनाक है, घातक है, उससे बचने के उपाय बताए गए हैं। अगर उन उपाय को आप अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो इस भयंकर इबोला के संक्रमण से आप अपने को बचा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि शीघ्र पहचान, पहले तो इन्फेक्टेड पर्सन का हमें आइडेंटिफिकेशन अर्ली हो जाना चाहिए, ताकि जैसे ही आइडेंटिफिकेशन उसका हो जाए, पहचान हो जाए, डायग्नोसिस बन जाए कि ये अमुक व्यक्ति इबोला के वायरस से संक्रमित है, तो उसको तुरंत हम आइसोलेट कर लेंगे, यानी उसकी व्यवस्था एक अलग कमरे में कर देंगे। वहीं पर उसके खाने पीने, रहने, ट्रीटमेंट, सारी व्यवस्था उसको हम अलग तरीके से, सेपरेट तरीके से अलग रख करके करेंगे। और क्या करेंगे, सुरक्षा उपकरण का प्रयोग। ये सुरक्षा उपकरण क्या है, तो किसी आपको बहुत सारे सुरक्षा उपकरण बताए गए हैं, यानी इन्फेक्टेड पर्सन की जो देखभाल केयर करने वाले स्वास्थ्यकर्मी या परिवार के लोग हैं, उन्हें चाहिए कि हाथों में ग्लव्स का यूज करें, हाथों को बार बार धोएं, मास्क लगाएं, टोपी लगाएं। तो ये तमाम जो डिवाइसेस बताई गई हैं, इनका सख्ती से प्रयोग करते हुए ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए, अन्यथा आप भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट जो बताया गया, एनिमल फूड अच्छी तरह पक गया हो, यानी जो एनिमल फूड होता है, पशुओं का मांस, जो कहने का मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, पशुओं का मांस खाते हैं, जानवरों का मांस खाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनिमल फूड। वह फूड जो एनिमल से हमें मिलता है, तो उसको हम वेल कुक्ड करें, हाई डिग्री टेम्परेचर पर उसको पकाएं, ताकि उसमें जो वायरस का असर है वो इफेक्ट उसका जाता रहे, खत्म हो जाए। तो ऐसे भोजन, ये अधपका हुआ मांस का भोजन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये वायरस आपके बॉडी में एंट्री कर सकता है। पांचवा जो बताया गया, सुरक्षित यौन क्रिया। सेक्सुअल एक्टिविटी के समय आपको यौन क्रिया सुरक्षित तरीके से करना चाहिए, मतलब कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करने से आप इसके संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय खास तौर से जो चीप एंड बेस्ट उपाय बताई गई है वो है यूज ऑफ कंडोम, यानी कंडोम का यूज करते हुए ही आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, अन्यथा इस रास्ते से भी इबोला का वायरस एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर उसको संक्रमित कर सकता है। छठवां जो पॉइंट बताया गया, हेल्थ एजुकेशन, यानी जो लोग इसके जानकार हैं, जानने वाले हैं, उन्हें चाहिए ऐसे लोगों को एजुकेट करें, शिक्षित करें, जागरूक करें, ये बता दें कि इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये कैसे पहचाना जाएगा, तो इसके क्लिनिकल फीचर को बताएं, उससे बचने के सारे उपाय बताएं और उसकी गंभीरता को बताएं कि इसके होने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और व्यक्ति की जान जा सकती है। तो व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ही एक लाभकारी बचने का उपाय है। और जो इसके जानकार हैं, जो लोग जानते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने आस पड़ोस अगल बगल के लोगों को इस बारे में बता दें कि यह बीमारी कैसे फैलती है, इससे संक्रमित होने के बाद क्या क्या लक्षण आते हैं,
तो इनसे आप सजग रहिए, सचेष्ट रहिए, सजग रहिए और इन उपाय को अडॉप्ट करिए। ये जो प्रिकॉशन के तरीके बताए गए हैं इनको अपने जीवन में प्रयोग करिए और सुरक्षित रहिए।